जय श्री बालाजी की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ बाय नीमा में। अपने चल रही है SR सैनी की वस्तुनिष्ठ जो बुक है मैथ की, ऑब्जेक्टिव मैथ, उसी का पार्ट फर्स्ट। इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, एक है समुच्चय, दूसरा लघु गुणक, सेट और एल्गोरिथम। आज जो तीसरा टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक 11th क्लास में नया टॉपिक ऐड हुआ है अपने लिए। जो द्विघात समीकरण होते हैं उसमें अंडर रूट में जो भी संख्याएं होती है 10th क्लास तक, वहीं तक अपने जो फाइनल आंसर मान लेते थे। अब जो 11th क्लास में है उसमें आयोटा के रूप में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a जो द्विघात समीकरण है उसमें अंडर रूट में जो भी मान यदि माइनस का है तो अपन वहीं तक इसका फाइनल आंसर करके कंप्लीट किया करते थे। अब 11th क्लास में जो माइनस की संख्या है उसको अपन आयोटा के रूप में, आई के रूप में व्यक्त करके आगे आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस जो ये बुक है SR सैनी की, उसमें इंट्रोडक्शन ये है कि आइलर जो गणितज्ञ है उन्होंने अंडर रूट -1 को आयोटा के रूप में व्यक्त किया। इसके बाद में हैमिल्टन ने सम्मिश्र संख्याओं का जो सिद्धांत है या इसका विस्तार किया, ठीक है। इन दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया सम्मिश्र संख्याओं या आयोटा के रूप में। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है। z बराबर x प्लस आयोटा वाई, z बराबर x प्लस आयोटा वाई रूप की जो भी संख्या है उनको सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। x और y दोनों वास्तविक नंबर हैं और आयोटा है उसकी वैल्यू है अंडर रूट -1। इस सम्मिश्र संख्या z के x और y है, इनको अपन x को तो कहेंगे वास्तविक भाग और जो y है वो होगा अपना काल्पनिक भाग, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल को तो RE से और इमेजिनरी को IM से, इस रूप में अपन इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यदि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, यदि y की वैल्यू 0 नहीं है तो z है वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। x प्लस आयोटा वाई है, इसमें यदि ये 0 नहीं है तो ये काल्पनिक संख्या होगी। x बराबर 0 है, यदि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है y इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो z की वैल्यू आ जाएगी माइनस ये आयोटा y, तो ये होगी पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से काल्पनिक संख्या, ठीक है। यदि y इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ओनली फर्स्ट कंडीशन ये है कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, कि y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो ये काल्पनिक संख्या होगी। लेकिन यदि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है। उपयुक्त परिभाषा से अपन इसको ये लिखेंगे कि y बराबर 0 होगा कब, जब यदि y बराबर 0 है तो ये विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी। यदि y की वैल्यू 0 है, काल्पनिक पार्ट हट गया तो ये x बचा और x वास्तविक है, तो ये हो गया विशुद्ध वास्तविक। अब y प्रेजेंट है तो ये काल्पनिक है, और यदि x अब्सेंट है, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू यदि 0 है तो ये हो गया विशुद्ध काल्पनिक। ये हो गया अपने सम्मिश्र संख्याओं की नॉर्मल डेफिनेशन। एक्चुअली सम्मिश्र संख्या एक बड़ा पार्ट है वास्तविक संख्याओं का, जिसमें वास्तविक संख्या भी आ रही है और काल्पनिक संख्या भी आ रही है। तो ये एक बड़ा समुच्चय हो गया। समुच्चय के रूप में यदि व्यक्त करें तो वास्तविक संख्याओं से बड़ा जो समुच्चय है वो यही है, काल्पनिक, यही कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आगे देखिए, आई की पूर्णांकीय घातें हैं। आई को अपन घातों के रूप में लिखें, जैसे आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1, यदि इसको अपन कर दें आयोटा स्क्वायर तो अंडर रूट हटेगा और माइनस का 1। आयोटा की घात 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। आयोटा की घात 4 है, इसकी अपन कर दे घात 2 तो माइनस हट के आयोटा की घात 4 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इस रूप में ये घातों को व्यक्त किया। यदि माइनस के रूप में है, इन्वर्स के रूप में, अच्छा आयोटा की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 ही है। आगे इन्वर्स के रूप में तो इसको बट्टा के रूप में लिख के इन्हीं से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये इसमें आयोटा की जो घातें हैं इसका टॉपिक है। आगे देखिए, सम्मिश्र संख्या क्रमिक युग्म के रूप में, क्रमिक युग्म के रूप में यदि इसको देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर
ऑफ टू रियल नंबर। टू रियल नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके रूप में अपन इसको कैसे व्यक्त करें, तो व्यक्त करने के लिए जो द्विविम निर्देशांक तल है अपना एक्स और वाई एक्स, उसके रूप में देखें ना एक्स एक्स और वाई एक्स। तो एक्स एक्स तो होती है वास्तविक संख्याओं के लिए और वाई एक्स होती है अपने काल्पनिक संख्याओं के लिए। यहाँ जो मान होगा वो एक्स का होगा और यहाँ जो भी मान होगा, जो भी वैल्यू है वो वाई के लिए होगी। तो अपन इसको कोष्टक के रूप में लिखें, पेयर के रूप में लिखें तो एक्स और वाई, ये इसका क्रमिक युग्म होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू रियल नंबर। तो ये तो हो गई अपने एक्स की वैल्यू, ये हो गई वाई की वैल्यू। ये जो वैल्यू है वो तो यहाँ होगी रियल पार्ट के लिए और वाई की वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो ये इस प्रकार से व्यक्त की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, सम्मिश्र संख्याओं के कुछ बीजीय संक्रियाएं हैं। संक्रियाओं के रूप में यही है कि यदि दो संख्याएं हैं जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है और Z1 और Z2 अपने को दी हुई है कि Z1 और Z2 है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। यदि ये कोई सम्मिश्र संख्याएं हैं तो अपन इनको बराबर, ये संख्याएं बराबर कब होगी, जब x1 और x2 बराबर और y1 और y2 बराबर, इनकी जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। अब उनको यदि ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, इसके रूप में इनको अपन देखें तो प्लस के रूप में वास्तविक मान अलग से और इमेजिनरी पार्ट अलग से। ठीक है, इनको अलग अलग करके जोड़ना है, घटाना है। इसी प्रकार यदि गुणा करें तो एज ए ब्रैकेट जैसे अपन खोलते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी का, या x प्लस वाई और y माइनस जेड, या कुछ भी दो कोष्टकों को जैसे खोलते हैं वैसे खोल के आयोटा का पार्ट जो भी काल्पनिक पार्ट है उसको कॉमन लेना है और जो वास्तविक पार्ट है वो अलग होगा। तो ये इसकी बीजीय संक्रियाएं। ठीक है, बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन एंड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गई अपने Z1 और Z2 बराबर कब होगी, इनको अपन जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे और भाग के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, भाग के रूप में इसका तरीका है, बट्टे के रूप में यदि Z1 और Z2 लिखें या इन्वर्स के रूप में लिखें तो आयोटा की संख्या जो नीचे होगी उसको अपन Z बार से ऊपर नीचे गुणा करना ताकि आयोटा की संख्या नीचे से हट जाए। ठीक है, बाकी जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज होगी उनमें ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, योग गुणन संक्रियाओं के रूप में इनमें जो संक्रियाएं लगाएंगे अपन क्रम विनिमयता, साहचर्य, तत्सम, प्रतिलोमन और निसरण नियम में। ठीक है, तो देखिए क्रम विनिमयता, क्या इनमें क्रम का फ़र्क पड़ता है, Z प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1, ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। चाहे तो वास्तविक पार्ट में 5 प्लस 2 कर लो या 2 प्लस 5 कर लो, वैल्यू वही आनी है। और साहचर्य में है कि पहले दो कोष्टकों का फिर Z3 बराबर होगा Z1 और फिर ये दोनों कोष्टक Z2 और Z3। इसी प्रकार ये गुणन की संख्याएं भी साथ में दिए। तत्समक है, 0 है तो 0 0 और 1 है तो 1 और 0। ये 0 0 तो हो गया योज्य के लिए, जोड़ने के लिए, और गुणन के लिए हो गई तत्समक 1। ठीक है, प्रतिलोम में है माइनस करना, इन्वर्स करना, Z है तो माइनस का Z किस प्रकार आएगा उससे रिलेटेड है। आगे देखिए, सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण, अपन इसका निरूपण कैसे करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकल। तो देखिए अभी मैंने बताया भी था कि एक्स एक्स और वाई एक्स है, ये रियल एक्सेस हो गई और ये इमेजिनरी एक्सेस। एक्स एक्स में यहाँ तो होगी वास्तविक संख्याओं के मान, यहाँ होंगे अपने काल्पनिक संख्याओं के मान। तो ये इस प्रकार से जो भी ये अपना होता है ना निरूपण करने का जो तरीका, इसको अपन कहेंगे सम्मिश्र समतल या आर्गन समतल या आर्गन आरेख। तो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्यामितीय रूप में प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z बराबर x प्लस आयोटा वाई है। इसको अपन ग्राफिकली यदि देखें तो यूँ लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई को लिखेंगे x और y, ये पहली वैल्यू x x के लिए और दूसरी वैल्यू y x के लिए। इसको x y तल में उस बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। एक संख्या है x प्लस आयोटा वाई, तो उसको अपने को समतल x y में यदि प्रदर्शित करना तो बिंदु रूप ये होगा, x और y के रूप में ये होगा। ठीक है, जिसके कार्तीय निर्देशांक x y हो। इस निरूपण के अंतर्गत प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के लिए समतल में एक निश्चित बिंदु है
तथा समतल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करेगा। एक बिंदु सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करेगा। ठीक है, इस प्रकार सभी सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होगा, सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसको अपन सी से व्यक्त करेंगे। सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सी। समतल के सभी बिंदुओं के समुच्चय में एक की संगति स्थापित होती है। ऐसे समतल को सम्मिश्र समतल, आर्गन समतल या आर्गन आरेख कहा जाता है। इसे जेड समतल भी कहते हैं। सम्मिश्र समतल में एक्स अक्ष पर सभी वास्तविक संख्याएं, एक्स अक्ष पर सभी वास्तविक संख्याएं और वाई अक्ष पर विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं स्थित होती है। अतः इन्हें क्रमशः वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष कहा जाता है। ठीक वैसे ही है एक्स अक्ष और वाई अक्ष की तरह ही यहाँ अपने पास दो संख्याएं, एक तो रियल और एक इमेजनरी, तो ये दो अक्ष हो गई। ठीक है, आगे देखिए सदिश निरूपण। सदिश में मूल बिंदु से बिंदु तक की स्थिति। तो अपने पास में पुनः वही संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स वाई तल में अपने को एक दिष्ट रेखाखंड के रूप में निरूपित करना है, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, मूल बिंदु है, और अंतिम बिंदु जो अपने को संख्या दी है उसी को बिंदु के रूप में व्यक्त करेंगे। तो जेड बराबर होगा ओपी, जेड बराबर ओपी। यही इसका क्या हो गया, सदिश निरूपण। ओ से पी की ओर। पी बिंदु जो है वो इस संख्या का बिंदु है एक्स वाई, और मूल बिंदु जो प्रारंभिक बिंदु है वो हो गया मूल बिंदु। तो ये हो गया इसका सदिश निरूपण। आगे देखिए सम्मिश्र संयुग्मी। संयुग्मी के रूप में यदि अपने को व्यक्त करना है तो एक संख्या है सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका यदि अपने को कहे कि इस संख्या का संयुग्मी निकालो, तो संयुग्मी निकालने से तात्पर्य है कि जेड के ऊपर बार लगाना है और आयोटा का चिन्ह चेंज करना है। आयोटा की यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यही इसका क्या होता है, संयुग्मी। जैसे जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये कोई अपने पास सम्मिश्र संख्या है। इस सम्मिश्र संख्या को यदि संयुग्मी के रूप में लिखें तो ये हो जाएगी अपने x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, आयोटा जो काल्पनिक संख्या है उसको अपने को चिन्ह चेंज करना। और बिंदु रूप में यदि देखें तो x प्लस वाई, एक्स डॉट वाई है, तो इसका हो जाएगा x कोमा माइनस का वाई। ये हो गया संयुग्मी। ये अपने बहुत काम की चीज़ है इनमें क्वेश्चंस में। आगे देखिए संयुग्मी के जो गुणधर्म है कि जेड कोई संख्या है उसका बाहर है संयुग्मी, तो उसको अपन वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कब, जब जेड बिलोंग्स टू आर, ओनली रियल नंबर है तो ये पॉसिबल है। और जेड पर यदि बाहर है संयुग्मी तो अपने को माइनस जेड का प्राप्त होगा, कब होगा, जब यह संख्या जेड है वो क्या होनी चाहिए, विशुद्ध काल्पनिक, जहाँ आयोटा की वैल्यू ही नहीं है। जैसे जेड बराबर ओनली एक्स है, यहाँ आयोटा की कोई वैल्यू नहीं है, तो जेड माइनस का होगा। जेड जो बाहर होगा वहाँ पर एक्स की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, और चिन्ह जो चेंज होगा वो आयोटा और जीरो वाई। तो ये आयोटा और जीरो वाई, तो ये वैल्यू तो नहीं है। तो जेड माइनस जेड और जेड ओनली जेड, ये दोनों इस सिचुएशन में अपने को प्राप्त होंगे। यदि एक संख्या है जेड, उसका संयुग्मी निकाल कर दोबारा यदि संयुग्मी निकाले तो वापस वही संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई, यदि उनको ऐड करें तो आयोटा का पार्ट कैंसिल और रियल पार्ट रह जाएगा। इसी प्रकार माइनस करें तो इमेजनरी पार्ट रह जाएगा और जो रियल पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। गुणन में बट्टे के रूप में यदि दोनों संख्याओं को अलग अलग जोड़कर उनका संयुग्मी निकालें तो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के अलग अलग संयुग्मी निकाल कर उनका योग होगा वो बराबर होगा। तो ये चीज़ें अपने एक्सरसाइज में कंप्लीट काम आने वाली है। ठीक है, अब अपन निकालेंगे संयुग्मी का मापांक, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे संख्या है अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई का यदि अपने को मापांक निकालना है तो एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए है कि ये मापांक का मोड जेड के दोनों तरफ लाइन, इसको अपन निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट जो भी है उसका वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया नीचे मॉड्यूलस जेड, तो अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका वर्ग करके जोड़ना। जैसे 3 माइनस 4 आयोटा कोई संख्या है
तो ये तो है एक्स की वैल्यू, ये हो गई वाई की वैल्यू। तो मापांक के लिए 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, दोनों का वर्ग करके जोड़ना। 3 3 9, 4 चौक 16, 9 और 16 25, 25 का वर्ग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। और यदि इसकी वैल्यू मापांक मॉडुलस की वैल्यू 1 आती है तो ये हो गया 1 मापांक की। ठीक है। मापांक के भी कुछ गुणधर्म है कि मॉडुलस ऑफ जेड, ये जो मान आएंगे वो वास्तविक संख्याओं से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है। जेड बिलोंग्स टू आर। जेड जो मापांक है उसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 आएगी या फिर 0 से बड़ी होगी। और ये कुछ कंडीशंस दी हुई है जो नॉर्मल सी है, अपने ट्यूशन में एक्सरसाइज करेंगे ना तो उनमें काम आएगी। आगे देखिए त्रिभुज की असमीकाएँ। त्रिभुज की असमीकाओं में वही है कि दो भुजाओं का योग है, वो अलग अलग उन भुजाओं के जो मापांक निकालते हैं उनके योग से हमेशा कम होना चाहिए। तो दो संख्याएं हैं Z1 और Z2, इन दोनों को जोड़कर यदि इनका मापांक निकालें तो वो हमेशा कम होगा किससे, उन दोनों संख्याओं के अलग अलग मॉडुलस के योग से। यदि दो संख्याएं हैं उनको यदि अपन माइनस करें और फिर मॉडुलस निकालें तो वह मान भी हमेशा कम होगा उन दोनों संख्याओं के योग से, योग उन संख्याओं के अलग अलग मापांक करके योग से। ठीक है। और यही आगे अपने को दिया हुआ है। तो ये हो गई त्रिभुज की असमीकाएँ। आगे देखिए सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। कोणांक यानी थीटा, कोण ज्ञात करना। एक्स अक्ष के साथ में एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनेगा वो उसी का कोणांक होगा। किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक को निरूपित करने वाले दिष्ट रेखाखंड, अभी अपन ने सदिश के रूप में इसको निरूपित किया था। तो ये प्रारंभिक बिंदु 0 0 और ये अपना संख्या के रूप में कोई भी बिंदु x और y था। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने एक रेखा के रूप में। अब एंटी क्लॉकवाइज जो भी x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनेगा वही इसका कोणांक होगा। तो कोणांक के लिए आर्ग्यूमेंट ARG, या तो आर्ग्यूमेंट या एप्लीट्यूड AMP, इस रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो जेड के कोणांक को प्राय अपन आर्ग्यूमेंट जेड या एप्लीट्यूड जेड से व्यक्त करते हैं। तो ये यदि कोई संख्या है जेड बराबर x प्लस आयोटा वाई जहाँ जेड इज नॉट इक्वल टू 0 तो कोणांक होगा अपने tan इनवर्स y बटे x। और y बटे x को यदि अपन इस रूप में लिखें तो ये हो जाएगी थीटा माइनस 2 पाई। टोटल है 2 पाई, तो 2 पाई में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मुख्य कोणांक का मान। नॉर्मली जो कोणांक होता है आर्ग्यूमेंट वो होगा tan इनवर्स y बटे x। और ये इसका अब विशुद्ध और काल्पनिक के रूप में यदि देखें तो 0 से पाई, यहाँ तक 0 से पाई, और इसी के अपन दो पार्ट करें तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा और ये हो गया अपने π/2 प्लस थीटा इस रूप में भी। क्योंकि tan थीटा है वो तीसरे चतुर्थांश पे पॉजिटिव है और फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो उसको ध्यान में रखकर अपन कोणांक की विशुद्ध वैल्यू निकालेंगे। अब कोणांक को ज्ञात करने की विधियाँ, तो कोणांक को ज्ञात करने के लिए ठीक वैसे ही है जैसे ये अपने प्लस है तो इसमें थर्ड ये हो गया प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। नॉर्मल जो चतुर्थांश है उसकी यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। यदि यहाँ थीटा की जो भी वैल्यू है और जो अपने को थीटा निकालना उसकी वैल्यू आती है 2π/3 से प्लस में तो ये हो जाएगी माइनस थीटा, और थीटा से अलग है तो पाई माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगी माइनस का पाई माइनस थीटा। ये अपन ने बहुत से क्वेश्चन अपने जो काम आएंगे वो है 11th क्लास की NCERT की बुक जो अपने नॉर्मल स्कूल में चलती है, उसमें 5वीं प्रश्नावली है, उसमें एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये वहाँ से यदि अपन करें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी टॉपिक और बेसिक जो है वो यही डिटेल है कि यहाँ तो होगा प्लस, ये होगा माइनस प्लस। यहाँ पर जो भी थीटा की वैल्यू वो पाई माइनस थीटा होगी, और तीसरे चतुर्थांश में है तो अपन कर देंगे माइनस और पाई माइनस थीटा। ठीक है। tan थीटा है वो मोस्ट ये प्लस पॉजिटिव होता है थर्ड में, बाकी थर्ड और फर्स्ट में इन दोनों में होगा नेगेटिव। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी उसमें अच्छे से दी हुई हैं। ठीक है। बाकी वो यदि प्रश्नावली आपको चाहिए या एक्सरसाइज चाहिए तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, वीडियो बनी हुई है 11th क्लास की। ठीक है। आगे देखिए सम्मिश्र संख्याओं का अब है
सम्मिश्र संख्याओं को अलग अलग रूप में व्यक्त करना, ध्रुवीय रूप है, चरघातांकीय रूप है, एल्गोरिथम है, इस रूप में आगे अपने को दिया हुआ। जैसे ध्रुवीय रूप है, x बराबर है z बराबर है x प्लस आयोटा y, ये तो हो गई x के लिए और ये हो गई y के लिए। तो अपन यहाँ लिख देंगे x के लिए और ये हो गई अपना y की वैल्यू और ये है r। ठीक है, ये जो दूरी है जीरो से मूल बिंदु से बिंदु तक की दूरी है उसको अपन डिनोट करेंगे r से। तो x को यदि लेना है तो x और r को साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, और y और r को लेंगे तो ये हो जाएगा r sin थीटा। ये एक त्रिभुज बन गया। लाल बट्टा कक्का से अपन वैल्यू निकाल लेंगे, लाल बट्टा कक्का। तो इसमें देखिए कर्ण और आधार यदि दोनों को लेना है, कर्ण और आधार, तो ये हो गया कर्ण और आधार, साइन कोस टेन। तो कोस के लिए ये वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे देखिए कोस के लिए ये वैल्यू हो गई, साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण, तो ये तो है लंब, बट्टे में आ जाएगा कर्ण, और नीचे जो भी संख्या उसका पक्षांतरण कर देंगे। तो x की वैल्यू तो r कोस थीटा, y की वैल्यू r साइन थीटा। अपन यहाँ इसमें लिखेंगे तो r कोस थीटा और r साइन थीटा, तो r कॉमन आ जाएगा और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसका है ध्रुवीय रूप। ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ से कि सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप या सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप, इनके बारे में डायरेक्ट ये रूप दे देता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चरघातांकीय रूप अपन देखें तो z बराबर r e की घात आयोटा थीटा, ये इसका है चरघातांकीय रूप। यदि x z बराबर x प्लस आयोटा y है तो इसका ये तो हो गया ध्रुवीय रूप, r बराबर z बराबर r कोष्टक कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अपन इसको इस रूप में लिखे तो ये हो गया z का चरघातांकीय रूप। ठीक है, z का जो मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए इसे चरघातांकीय रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। e की घात आयोटा थीटा है, इसकी वैल्यू ये हो गई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो है ये हो गया इसका आयलर सूत्र। ये प्रश्नावली बड़ी इजी सी है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अभी तक जो अपन ने किया वो 11th और 12th में जो भी बेसिक है, या इसके अलावा फिजिक्स में भी इसका यूज़ होता है। इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा बेसिकली, मैं खुद मेरा पर्सनली बताऊं तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ध्रुवीय रूप है, चरघातांकीय रूप है, आयलर सूत्र तो कई बार क्वेश्चंस में इनमें एग्जाम में आया हुआ है। इसके साथ में आगे देखिए लघु गुणक रूप एल्गोरिथम के रूप में log z बराबर log z, और ये हो गया 2n पाई आयोटा थीटा, ये इसका लघु गुणक रूप हो गया। फिर इसको फलन के रूप में दिया हुआ है, चरघातांकीय फलन। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी इसलिए आपको सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ। इनका वर्गमूल, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, और द आयलर प्रमेय भी इसी में दिया हुआ है। आगे सम्मिश्र संख्याओं में यदि आपको चाहिए इसमें भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आगे की वीडियो एक अलग से बना देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट रह गया तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हुआ सम्मिश्र संख्याओं का जो अलग अलग रूप है, इस रूप में इनको व्यक्त करने का। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।